गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी जो 7 यूनिट हो चुकी हैं, ये हमारी 8वीं यूनिट है। और जो 8वीं यूनिट है वो हमारी एटम्स एंड न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड है और उसके अंदर हमारा डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 12वें नंबर का जो चैप्टर है, जो 12 नंबर चैप्टर है, वो हमारा एटम्स है। तो एटम्स के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, या जो एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए और अपनी नॉलेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो हमारे टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो अल्फा पार्टिकल स्केटिंग। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक है। तो ये हमें बताता है कि अल्फा पार्टिकल किस तरीके से भाई फैलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये आप इसमें फाइंड आउट कर लेना, ये आपको देख लेना। ये हमारा 2010 के अंदर या 2011 और 12 के अंदर आया था। 2 नंबर में आया, पूछा हुआ है ये अल्फा पार्टिकल स्केटिंग के बारे में। ठीक है, 1 नंबर में इसके जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा पार्टिकल स्केटिंग क्या होती है, हाउ मीन बाय द अल्फा पार्टिकल स्केटिंग और व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल स्केटिंग। ठीक है, ये हमारा पूछ लिया जाता है, 1 नंबर के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद में इसके बारे में आपको पता ही होगा कि एटम्स के अंदर, तो हम एटम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एटम्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, उसके बाद किसने की, उसके बाद किसने की, उसके बाद किसने की। ये हम सब कुछ +1 में हम फाइंड आउट कर चुके हैं, +1 में हम स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन +2 में भी इसके बारे में कुछ हम जनरल स्टडी करते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था एटम्स के रिगार्डिंग, और भाई रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनके ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने बोला था, तो हमें रदरफोर्ड वाला करना है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद भाई बोर ने भी पूछ लिया था कि भाई बोर का हाइड्रोजन एटम्स क्या नाम है, पोस्टुलेट क्या होता है। ठीक है, तो भाई वो किस तरीके से बोलता है कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट लेयर में होता है, सेकंड में होता है, किस तरीके से होता है, ये आप अपना खुद फाइंड आउट करना। बोर का अलग होता है, रदरफोर्ड का अलग है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आप देख लेना इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे रदरफोर्ड फेल होता है वहाँ पे फिर बोर आ जाता है। ठीक है, बोर ने हाइड्रोजन के रिगार्डिंग क्या दिया था वो आपको बताना है, कर लोगे इतना तो आराम से। ठीक है, उसके बाद में आता है टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर कितनी, ऑर्बिटल के अंदर हमारे कितनी एनर्जी होती है, मुझे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, मुझे एक ऑर्बिटल से मान लीजिए कि किसी दूसरे एटम को एक्साइटेड करने के लिए मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन दी nth ऑर्बिट, नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा ऑर्बिट हो चुका है, उसके अंदर भाई मुझे किस तरीके से फाइंड आउट करना है, कैसे क्या करना है, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना इतना आराम से। उसके बाद में आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम किस तरीके से एक सिंगल लाइन के ऊपर, एक सिंगल फेज के ऊपर काम करता है। ठीक है, उसका 1 एटम होता है या 2 एटम होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करता है, इसका मास क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। जो भी हमारा हाइड्रोजन के बारे में, लाइन सेप्ट्रा के बारे में पूछा जाता है कि लाइन के ऊपर कहाँ पर लाई करता है, सेप्ट्रा लाइन के ऊपर कहाँ पे लाइन करता है। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इसके अंदर, ये हमें बता देगा। और जो हमारा लास्ट बचता है वो एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का किस तरीके का एनर्जी लेवल होता है, वो कितने एटम्स को एक्साइटेड कर सकता है, या कितने को एनर्जी दे सकता है, या कितने से एनर्जी ले सकता है। सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये आपको ये करना है, ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको एक बार फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, और इनको स्टडी कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ वी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 30 न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ये पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाई, क्योंकि इसके बारे में आपको ना परमाणु बम कैसे, क्या हुआ, क्या फटा, किस तरीके से फटा, तो मतलब कुछ इस तरीके से ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी पोर्शन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको ना कुछ इसके टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा पहला रहने वाला है, न्यूक्लियाई मासेस के बारे में पता रहना चाहिए, और इसकी कंपोजिशन के बारे में पता रहना चाहिए कि न्यूक्लियाई की कंपोजिशन किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और हमें न्यूक्लियर का साइज न्यूक्लियर का कैसे होता है, ये एक नंबर की बेसिकली क्वेश्चन होता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का साइज किस तरीके से काम करता है, ये क्या क्या इसका साइज किस तरीके से डिपेंड करता है, या कैसा होता है, ये इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इसमें अक्सर 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, मास रिलेशन निकालना पड़ता है हमें, एनर्जी का और मास का रिलेशन निकालना पड़ता है, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोवाइड कर, इसको आराम से इजीली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये कर लेना आप। उसके बाद आता है इसमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और ये एनर्जी मासेस के लिए भी क्या होती है, मास के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये हमें सारी चीज़ डिस्कस करनी है, आप कर लेना इसको भी। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होती है, कर्व मतलब इसमें आपको एक पूरा डायग्राम सा बनाया जाता है
कि भाई यहाँ पे एनर्जी इस लेवल पे ये रहने वाली, इस लेवल पे ये रहेगी, डिक्रीज हो गई तो नीचे आ जाती कर्व, इंक्रीज हो गई तो ऊपर आ गई, तो इस तरीके से कर्व रहने वाली है। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट बनता है, ये एक नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। नाउ अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाला है, ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बोल सकता हूँ। रेडियो एक्टिविटीज़ क्या होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम ना कभी से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या कि भाई अल्फा रे क्या होती है, बीटा रे क्या होती है, गामा रे क्या होती है, कौन सी रे है जो भाई बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, रेडियो एक्टिविटीज़ है ना, रेडियो एक्टिव रे कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट रे कौन सी होती है जो हमारे ऊपर हार्मफुल रहती हैं, जो हमारे कुछ रे ऐसी होती हैं जो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो हमारी काफ़ी रे ऐसी होती है जो हमारे ना बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेडियो एक्टिविटीज़ हैं कि रेडियो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिव डिकेज या रे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहें, कोई भी मान लीजिए अल्फ़ा रे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अल्फ़ा रे में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है, लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटीज़ के अंदर आने वाली है। ये 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा भी जाता है। रेडियो एक्टिविटीज़ हमेशा आता है। 1 नंबर में सिंपली पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिविटीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिविटीज़। तो यह रेडियो एक्टिव क्या होता है तो आप बता देना, इसको कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। उसके बाद में इस टॉपिक का या इस यूनिट का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो है, जिसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, भाई मुझे काफ़ी मज़ा आता था पढ़ने में। कौन सा है, न्यूक्लियर फिशन, और या एक आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूशन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है, इसमें ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई सारा ही मतलब ये सोच लो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये सारी हिस्ट्री है, ये हम पता ये इसके बारे में भाई किस तरीके से एटम बम फटता है, वो 1 से 3, 3 से फिर 27 में किस तरीके से वो और इंक्रीज़ अपने आप को इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है, या फिर वो इंक्रीज से डिक्रीज़ होते रहते हैं, ये किस तरीके से, इसमें फ्यूज़न कहाँ पे, फिशन कहाँ पे, ये आप फाइंड आउट कर लेना। ये हमारे क्वेश्चन है जो आते हैं, तो बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से आप बड़े मस्ती से पढ़ सकते हो इनको, बहुत ही ज़्यादा प्यारे क्वेश्चन है। तो आपको हमारी 8 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, और अब हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट बचती हैं। उनमें से शायद जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाली यूनिट है HBSC में नहीं दे रखी है, वो शायद CBSE में भी नहीं आएगी, तो आप लोग आप देख लेना। लेकिन मैं अपना पूरा इसमें चैप्टर करवाऊंगा, जितने भी चैप्टर हमारी फिजिक्स में दे रखे हैं सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ये सारे जो हमारी यूनिट नंबर 1 के अंदर जो हमारे टॉपिक है ये आपको करने, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये आपको अच्छे से स्टडी करने, ओके। और आपको पता होगा कि जो ये हमारा है 9th नंबर यूनिट है और ये हमारी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बारे में हमें स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या हमें प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले हमारा इसमें एनर्जी बैंड दे रखा है, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है। एनर्जी बैंड मतलब किस तरीके से इनका कम्बिनेशन बनता है कि एनर्जी किस तरीके से कंडक्टर के अंदर काम करती है, किस तरीके से सेमी कंडक्टर के अंदर काम करती है, किस तरीके से इंसुलेटर के अंदर काम करती है, तो यह आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, इंटेंसिव सेमी कंडक्टर क्या होती है कि हमारा जैसे कि सेमी कंडक्टर आपको पता ही होगा क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर क्या होता है भाई, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों प्रोबेबिलिटी है। नहीं होगी तो क्या होगा, होगी तो क्या होगा, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट है ना, काफ़ी ये बोलते हैं कि सर ये क्या बोलते हैं इसको, सर ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। इंसुलेटर को हम नॉन कंडक्टर बोल देते हैं, सर ये इंसुलेटर है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, इंसुलेटर है, लेकिन दैट इज़ द गिवन कंडीशन होती है, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि इसमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई दैन तब ये हमारा क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो क्या होगा, वो कंडक्टर होगा। तो ये कोई बोलता ना कि ग्रेफाइट भाई क्या है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो ये गलत है। ये आपके टीचर वो आपको गलत बता रहे हैं।
ये एक सेमी कंडक्टर है, इसमें से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो इसमें से पास भी हो जाएगी और नहीं भी होगी, तो इसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से गौर से देख लेना। उसके बाद में हमारा जीनर डायोड के लिए या डायोड, ठीक है, इसमें करंट और वोल्टेज के लिए निकालना है। आई हमारा करंट होता है, वी हमारा वोल्टेज होता है। इसके लिए हमें फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है, इसका हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बेस निकालने हैं। ये आप देख लेना, बड़ा ही ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है कि फॉरवर्ड में किस तरीके से रहेगा, रिवर्स में किस तरीके से रहेगा, ठीक है। करंट और वोल्टेज का बेसिक डायग्राम देख लेना, इसमें कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा। इसमें डायग्राम भी बनता है, डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो डायोड है, डायोड हमारा फुल वेव्स के लिए क्या रहने वाली है, हाफ वेव्स के लिए क्या रहने वाली है, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है, कि फुल वेव्स में डायोड कैसे बनती है, हाफ वेव में कैसे बनती है, ये भी देखने की टॉपिक है। आप बिल्कुल इसको स्टडी करना है, ये आपके लिए नॉलेज के लिए भी अच्छे हैं और आपके लिए भी अच्छे हैं। फिर उसके बाद में आता है रिएक्टिव फायर। रिएक्टिव फायर क्या होता है, ठीक है, ये 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको अब पूछ भी लिया जाता है कि 2-3 नंबर में पूछ ले रिएक्टिव फायर क्या है, तो इसका तो है, ऐसा तो है ही नहीं कि रिएक्टिव फायर में आप लोगों ने बस डेफिनेशन दे दी थी। तो 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए क्या है कि रेक्टिफायर को आप अच्छे से इसको पढ़ के देखना, इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें दे रखी है कि इसका एडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, आप इसको पढ़ के देख लेना। उसके बाद आता है जो 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्यों दे रखे हैं, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने भाई। इसके पीएन जंक्शन डायोड में है, इसमें बोल दिया कि कभी इसकी मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी को हमने इसकी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पी से क्या बनता है और एन से क्या बनता है, यही आपको बताना है, ठीक है। पी क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे हमारी एलईडी आ गई। एलईडी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर में पूछा जाता है। फोटो डायोड, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। सोलर सेल, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। उसके बाद में आती है क्या नाम है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग डिजिटल सिग्नल कौन कौन से होते हैं। डिजिटल क्या हो गया, जैसे आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी घड़ी का ले लेते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल देने की चीज़ें मैं उनका एग्जांपल आपको थोड़ा दे देता हूँ, हिंट भी रहेगी आपकी। पहले जो हमारी घड़ियाँ होती थी उसमें ना हमारी जो सुई थी वो टिक 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 चलती थी ना। अब जो हमारी घड़ी होती है उसमें अब हमें ये नहीं है कि आइडिया नहीं लगाना, उसमें सीधा टाइम ऐसे टच किया सीधा टाइम आता है भाई 11:15, 11:14, 11:13, ऐसा आता है ना, वो हमारी डिजिटल के अंदर है। और जो एनालॉग के अंदर है उसमें हमें देखना पड़ता भाई छोटी सुई किसके ऊपर है, बड़ी सुई किसके ऊपर, सेकंड का तो कोई अनुमान ही नहीं होता था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल्स के ऊपर है। अब जो ये वाला टॉपिक है लॉजिक गेट्स, ये मुझे पता नहीं, ये शायद आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोविड के चलते हुए इनमें से कुछ टॉपिक जो डिलीट किए हुए हैं आप उनको एक बार देख लेना, कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर रखे हैं, कौन कौन से नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो हमारी लॉजिक गेट्स हैं, ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है, मैंने देखा है सिलेबस देखा है तो सिलेबस में ये रिमूव कर रखा है, लेकिन फिर भी देख लेना आप, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो नहीं आ रहा था इसको रहने देना, लेकिन फिर भी 3 नंबर में हर साल पूछा गया था, इसी सिंपल सा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। लॉजिक गेट्स के बारे में पूछते 3 नंबर का आता ही आता है, ये आपके क्वेश्चन मतलब आपके खाली प्रोस के नंबर होते हैं सारे, तो आप ये देख लेना। ये हमारे 9 यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। 10वीं यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको बस ये बता दिया जाता है कि किस तरीके से जो एक सिग्नल है वो दूसरे सिग्नल को टच करता है। ये 2 या 3 नंबर की यूनिट आती है, इसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन दे भी दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है। तो इस वाली यूनिट को आप देख लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें 1-2 क्वेश्चन है जो अपने लास्ट ईयर जो आ रखे हैं उन्हीं को आप रिवाइज कर लेना, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूंगा कि
अब हमारा पूरी फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे या जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले थे, जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर करने चाहिए थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद में जब अब मेरा 25 या 26 के अराउंड में एक अपना एक और आएगा, मेरा क्या आने वाला है, मैं आपको एक वीडियो और बना के अपलोड करने वाला हूँ। उसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है तब हमें 2 नंबर मिलेंगे, 5 वाले में कितना लिखना है तब हमें 5 नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बस थैंक यू।